नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। किसकी? स्टैटिक जीके की। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी के सभी एग्जाम को लेकर, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए इस सीरीज की एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे और पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन है जो आपके जियोग्राफी से संबंधित है कि अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको पता है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसमें जो अरुण ग्रह है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हर्शल के द्वारा। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है। तो विलियम हर्शल जो थे, इन्होंने आपके अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो अरुण ग्रह, पहली बात इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करें, जब भी आप स्टैटिक जीके हमारे साथ पढ़ने बैठिए तो एक नोटबुक लेकर बैठिए और जो भी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको आप नोटबुक में नोट करते चलिए और दिन भर में उसको एक बार रिवीजन करिए, तब आपकी स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो सभी यहाँ पर देखिए विलियम हर्शल है, तो अरुण ग्रह के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके तरीके से याद होनी चाहिए कि यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि है और तीसरे नंबर पर आपका क्या है दोस्तों? अरुण है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है अरुण के बारे में कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर पूछ ले कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो कहेंगे कि अरुण को। अरुण को दोस्तों हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर आपके मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता के कारण ये इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात याद रखिएगा कि इसके पास कुल कितने उपग्रह हैं। तो अब अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं। इस बात को याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो सभी मौसमी घटनाएं हैं दोस्तों, यह आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए इनको याद करके चलिएगा कि क्षोभ मंडल में आपके सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक गैसों का मिश्रण भी पाया जाता है। सर्वाधिक गैसों का मिश्रण, इस बात को याद रखिएगा कि सर्वाधिक गैसों का मिश्रण किस मंडल में पाया जाता है? तो सर्वाधिक गैसों का मिश्रण आपके क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। सर्वाधिक गैसों का मिश्रण क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, आपको पता ही होगा। और इस क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर आपके तापमान बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? तापमान बढ़ता है। और कहा जाता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको आपके श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्योंकि इसका जो 98% भाग है यह बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे श्वेत ग्रह, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है दोस्तों कि इसकी खोज किसने की थी। तो आपके अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी, इसको नोट करके चलिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक ने। किसने? कैप्टन जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। और मुख्य भूमि पर ये नहीं पहुंचे थे, लेकिन खोज इन्होंने की थी। और मुख्य भूमि पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो फेबियन विलियम सॉर्थन मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभी आपने जाना कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया। फेबियन विलियन सॉसन। ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। और खोज आपके किसने की? कैप्टन जेम्स कुक ने, लेकिन पहुंचे ये फेबियन विलियम सॉसन। अब बात करते हैं कि दक्षिणी जो ध्रुव है इस पर पहुंचने वाले आपके प्रथम भारतीय कौन थे। तो इस पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही आपके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। लेकिन ये प्रथम भारतीय पूछा था। अगर पूछा कि प्रथम व्यक्ति कौन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, तो सही उत्तर हो जाएगा
जो एमंडसन थे ये आपके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति और प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जल संधि को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि आपके एशिया का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहते हैं, तो बॉस्फोरस जल संधि को। किसको? बोस्फोरस जो जल संधि है, जल संधि, इसको एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यह उत्तरी टर्की जो उत्तरी तुर्की है, उत्तरी तुर्की को दक्षिणी तुर्की को अलग करता है, एंड दक्षिणी जो तुर्की है इसको अलग करता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है। यूरोप का वह कौन सी नदी है जो सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड जियोग्राफी से है। आज के सेशन में जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो राइन नदी है। कौन सी नदी? जो राइन नदी है, राइन नदी। यह आपके यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। राइन नदी की बात करते हैं तो आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है, आल्प्स पर्वत श्रेणी, यहाँ से आपके राइन नदी निकलती है। और दोस्तों राइन नदी को कोयला इसे आपके कोयला नदी भी कहते हैं। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके जो यूरोप का रूहर प्रदेश है जहाँ पर बिटुमिनस कोयले का भंडार है, वहाँ से जब कोयला निकाला जाता है तो राइन नदी से ही ढोया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी कहा जाता है। उससे ढोया जाता है, इसलिए इसे आप क्या कहते हैं? कोयला नदी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश जीके से। 6 क्वेश्चन आज के जियोग्राफी के थे। तो उत्तर प्रदेश जीके से कि यूपी के कितने जिलों को काटकर उत्तरांचल का गठन हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। कब? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। और सन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछ लेता है। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, यूपी की। तो यूपी का स्थापना दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। कब? 24 जनवरी को मनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इस समय इसके सीएम है माननीय आदित्यनाथ योगी जी, और आनंदीबेन पटेल इसके राज्यपाल हो जाती हैं, जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन यूपी से याद रखिए कि यूपी में आपके लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपकी राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की आपके 403 सीटें हैं और विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। इन 4 सीटों को भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूपी में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। देखिए वही क्वेश्चन जो ऊपर बताया वही आ गया। तो यूपी में विधान परिषद पूछ रहा है, तो विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि अगर पूछे लोकसभा की, तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगर पूछे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 31 सीटें सबसे अधिक हैं यहीं पर। और इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, यहाँ पर राज्यसभा की 19 सीटें हैं। और आइए अब देखिए विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी हैं? तो 100 सीटें हैं, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी में कुल 18 मंडल हैं, ये बात भी याद रखिएगा कि यूपी में कितने मंडल हैं। तो यूपी में कुल 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाता है आपके गोरखपुर। गोरखपुर में आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। और दोस्तों जो आपके वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी से निकलती है, सोनभद्र से प्रवेश करती है और यहाँ पर आपके उत्तर पूर्व वाले इलाके में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है, उसमें गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो हमारा मथुरा वाला जिला है, मथुरा जनपद है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे कम, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो कहेंगे कि वह मथुरा है। क्या है दोस्तों? वह मथुरा हो जाता है। और गोरखपुर से ही आपके संबंधित हैं आदित्यनाथ योगी, जो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें सीएम है। याद है आपको? बिल्कुल याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है कि इमरजेंसी सिस्टम कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि जो इमरजेंसी सिस्टम है, जिसे कहते हैं आपातकाल, जो भारत में अभी तक 3 बार लगा है, वो इमरजेंसी सिस्टम कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपके जर्मनी से लिया गया है। कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर पूछ ले कि जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन, या कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका
के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं यूएसए से, तो यूएसए है जो कहते हैं अमेरिका, यहाँ से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपके उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। और दोस्तों आपके ये इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हो जाती थी। मौलिक कर्तव्य पूछे तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है, नोट कर लीजिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस संविधान संशोधन के जरिए 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सोच लिए कि सही उत्तर क्या होगा, एक बार सोच लीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि 21वां जो संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उसमें आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखेंगे कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन के अनुसार आप नमक याद कर सकते हैं, नमक ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, इस 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा एक कोड वर्ड आप याद कर सकते हैं, एसडीएम बी, एसडीएम आपको याद जाएगा, इसके आगे बी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर डीएम फिर एसडीएम होता है, इसलिए ए के बाद बी, तो एसडीएम बी, इस प्रकार से इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। और यस से हो जाएगा दोस्तों सैंथली, डी से डोंगरी, संथाली डोंगरी, माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ से क्या हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा कि संथाली हो गया, एक हो गया, फिर डोंगरी हो गया, फिर आपके हो जाएगा एक मैथिली, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा मैथिली, और बी से हो जाएगा बोडो। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर यस से हो गया संथाली, डी से हो गया डोंगरी, आपके फिर एम से हो गया मैथिली, और बी से हो गया बोडो। इस प्रकार से ये 92वें संविधान संशोधन के चार भाषा जोड़ेगी। और अब वर्तमान संविधान आपके 8वीं अनुसूची में कुल आपके 22 भाषाएं हैं जो आपको याद करना है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषाएं थी, फिर एक सिंधी को जोड़ दिया गया, फिर 3 अपने नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ दिया गया, फिर आपके एसडीएम बी से आपके संथाली, फिर डोंगरी, फिर आपकी मैथिली, फिर आपकी बोडो, इन 4 भाषा जोड़ा गया, तो हो गया 14, 1, 15, 3, 18, 18, 22, यही 22 भाषाएं हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जो आपके दिल्ली में था, कोटला स्टेडियम था, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। याद रखिएगा कहाँ पर है ये, आपके दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इतिहास से है कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो दोस्तों जो आपकी जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद, यहाँ पर आपके इसमें आपके 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं दोस्तों उपनिषद की, तो जबालोपनिषद में 4 आश्रमों को उल्लेख मिलता है, समझ गए। लेकिन उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद कुल 108 हैं। कितने, 108 हैं। इसको वेदांत भी कहा जाता है। और जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की। तो जो शेरशाह सूरी महोदय हैं इनको आपके शेर खां की उपाधि प्रदान की थी आपके बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी जो हैं इन्होंने इन्हें शेरशाह सूरी की उपाधि प्रदान की थी। और शेरशाह सूरी ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। एक है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, इसमें आपके हुमायूं को हराया था। और फिर इसके बाद बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, इसमें अंतिम रूप से आपके हुमायूं को खदेड़ दिया। और 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान करते हुए आपके उसमें ही आपका उससे इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि एक बार ये सैर करने जा रहे थे, वहाँ पर एक शेर ने हमला कर दिया था और उसको एक ही वार में उसका समाप्त कर दिया, इसलिए शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन साइंस की आपकी बायोलॉजी से है कि किस विटामिन का कार्य आँखों पर केरेटिन के जमाव को रोकना है। तो दोस्तों जो आपका विटामिन ए है उसका काम आपके आँखों पर केरेटिन के जमाव को रोकना है। आँखों पर केरेटिन का जमाव जो होता है उसको रोकना है। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का आपके रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। और अगर आप विटामिन को विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो विटामिन के एक 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन कराए गए हैं, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाकर उसको अवश्य ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको अगर इस जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कराए इसकी अगर आपको क्या करना है, इसकी PDF फाइल प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, और जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके है 9580482638। हम पर आप किसी प्रकार की दिक्कत है, हमसे आप बात करना चाहते हैं, तो इस पर हमसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह स्ट्रेटेजी जीके की आपकी पहली क्लास थी, इसकी भी कई सारी क्लासें आएंगी, और जो भी आपके उत्तर प्रदेश की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत ही जितने भी इसके स्ट्रेटेजी जीके की सीरीज पे जितने भी आपके वीडियो आएंगे सबको छोड़िएगा मत, क्योंकि एक एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने तय हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।